पेशे खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया के किस्त नंबर 52 का पहला हिस्सा। मौत की शुआएं। जंगल पर एक पुरस्रार सी खामोशी छा गई। ऐसे लगता था जैसे पूरे के पूरे जजीरे ने एकदम से अपना सांस रोक लिया हो। इससे पहले आधी रात के बाद भी दरख्तों पर कहीं कहीं परिंदे बोला करते थे, लेकिन आज तो उन्हें भी जैसे सांप सूंघ गया था। परिंदे भी अपने अपने घोंसलों में सहमे बैठे थे। दरख्तों के झुंडों के पीछे जनूबी इलाके में जहां वो आसमानी शह उतरी थी, अभी तक वहां सुर्ख रोशनी फैली हुई थी। जमीन से भाप निकलने की आवाज अब नहीं आ रही थी। अंबर नाग और मारिया चट्टान के अंदर गार में दुब के बैठे थे। खजाने का संदूक भी उसी गार में एक जगह छुपा दिया गया था। उनका बादबानी जहाज समंदर के किनारे रात के अंधेरे में खामोश खड़ा था। सितारों की रोशनी में समंदर की लहरें दूर से आकर साहिल समंदर से टकराकर वापस जा रही थी। मारिया, नाग और अंबर गार में पत्थरों की दीवार से लगे खामोश बैठे बाहर की आवाजें सुनने की कोशिश कर रहे थे। जब किसी किस्म का कोई वाकया न हुआ तो मारिया ने कहा, इसी तरह वो कब तक गार में पड़े रहेंगे? अगर उड़न तश्तरी वालों ने हमला करना होता तो अब तक जहाज को आग लग चुकी होती। ना कब यही ख्याल था कि उन लोगों ने अभी तक उनके बादबानी जहाज को नहीं देखा था, लेकिन अंबर खामोश था और किसी गहरी सोच में गुम था। अपनी 5000 साल पुरानी तजुर्बा का और हंगामों खतरों से भरी जिंदगी में उसने पहली बार अपने दिल में एक खतरा और खौफ सा महसूस किया था। शायद उसकी वजह यह थी कि आज तक उसका मुकाबला दुनिया में रहने वाले जालिम बादशाहों, संगदिल डाकुओं और आदमखोर दरिंदों से रहा था। पहली बार थी कि उसका मुकाबला एक ऐसी मखलूक से था जो आसमानी थी और जिसका ताल्लुक इस दुनिया से बिल्कुल नहीं था। जब उसने नाग और मारिया को बताया कि आसमानी मखलूक की खोपड़ी में एक सींग है, माथे पर सिर्फ एक आंख उभरी है और टांगे, हाथ पांव पतले और सफेद हैं और सर अनार की तरह लगता है, तो उन्हें यकीन नहीं आ रहा था। अंबर ने कहा, चलो हाथ कंगन को आरसी क्या, अब तो वो लोग इसी जजीरे पर हैं, अपनी आंखों से देख लेना। रात आहिस्ता आहिस्ता बीत रही थी। जजीरे पर खामोशी और ज्यादा घनी हो गई थी। मारिया ने कहा, आखिर हम लोग कब तक यूं कैदियों की तरह गार में पड़े रहेंगे? अंबर बोला, नहीं तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि हमें क्या करना चाहिए? मारिया बोली, मेरा मतलब है अगर आप इजाजत दें तो मेरा दिल चाहता है कि जाकर मालूम करूं कि ये लोग कौन हैं और वहां क्या कर रहे हैं। नाग ने कहा, कम अज कम मैं तो तुम्हें इस मुहिम पर निकलने की बिल्कुल इजाजत नहीं दे सकता। अंबर कहने लगा, कोई भी शरीफ आदमी इजाजत नहीं दे सकता। मारिया कहने लगी, मगर वो लोग मुझे नहीं देख सकेंगे, मैं खतरे से महफूज रहूंगी। अंबर ने कहा, ख्वाह कुछ भी हो, तुम्हें इसी जगह बैठकर इंतजार करना होगा कि हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं। नाग ने कहा, मेरा तो ख्याल है कि हमें जहाज पर सवार होकर जजीरे से जितनी जल्दी हो सके निकल जाने की कोशिश करनी चाहिए। अंबर ने कहा, उन्होंने हमारे जहाज को देख लिया होगा। हमारे जहाज ने बादबान खोले तो वो उन लोगों की नजरों से नहीं बच सकेगा, इसमें खतरा है। हाँ, जब ये लोग अपनी उड़न तश्तरी लेकर चले जाएंगे तो हम इस जजीरे को छोड़ देंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि उन्हें गार के बाहर कुछ रोशनी होती नजर आई। अंबर ने कहा, शायद वो लोग अपनी उड़न तश्तरी लेकर वापस जा रहे हैं, लेकिन ये सुर्ख रोशनी नहीं थी, ना ही नीली थी, बल्कि सफेद सफेद सी थी। इतने में एक धमाका सा हुआ और रोशनी तेज हो गई। अंबर ने कहा, खुदा झूठ ना बुलवाए, उन्होंने हमारे जहाज को तबाह कर दिया है। नाग ने कहा, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। अंबर जल्दी से बोला, नहीं, तुम्हारा जाना ठीक नहीं। मारिया, तुम जरा बाहर जाकर मालूम करो, रोशनी साहिल की तरफ से आ रही है, जरूर हमारा जहाज जल रहा होगा। मारिया तो उसी वक्त का इंतजार कर रही थी, जल्दी से गार से बाहर निकल गई। एक टिकरी पर खड़ी होकर क्या देखती है कि उनके जहाज में खौफनाक आग लगी है और वो धड़ाधड़ जल रहा है। उसने जल्दी से वापस आकर नाग और अंबर को सूरत हाल से बाखबर किया। तीनों को अपने जहाज के जल जाने का बहुत सदमा हुआ। उस बादबानी जहाज ने उनका बड़ी मुसीबतों और मुहिमों में साथ दिया था। अंबर आह भरकर बोला, काश हम अपने जहाज को बचा सकते, लेकिन यह दुश्मन बहुत ताकतवर है। कम अज कम अगर वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते तो तुम दोनों उनके शुआओं वाले मौलिक हथियार से जिंदा नहीं बच सकते। मारिया को बड़ा गुस्सा आ रहा था। कहने लगी, अब हम क्या करेंगे? क्या बाकी सारी उम्र इसी वीरान जजीरे पर गुजार देंगे? कम वक्तों ने हमारे जहाज को नजरे आतिश कर दिया। खुदा का शुक्र है कि हमारा खजाना बच गया। हमें खामोशी से बैठकर हालात का इंतजार करना चाहिए। ये लोग जरूर किसी आसमानी सितारे से उतर कर आए हैं। मैंने कदीम मिस्र में नजूमियों की जुबानी सुना था कि आसमान पर जो सितारे चमकते हैं उनमें कई सूरज हैं और कई हमारी जमीन की तरह हैं जिन पर हो सकता है लोग आबाद हों और वो हमसे ज्यादा तरक्की याफ्ता हों। आज ये बात सच्ची मालूम हो रही है। यूं ही बातें करते और अपने जहाज के जल जाने पर अफसोस करते सुबह हो गई। दिन निकल आया। ये तीनों अभी तक गार में बैठे मुस्तकबिल के बारे में गौर कर रहे थे। अंबर की वजह से नाग और मारिया भी बाहर निकलने की जुर्रत नहीं कर रहे थे। अंबर कोई भी कदम सोचे समझे बगैर नहीं उठाना चाहता था, क्योंकि मुकाबला एक अजीबोगरीब और बहुत अनोखी ताकत रखने वाले के साथ पड़ गया था। जजीरे पर गार के बाहर सूरज की रोशनी फैल गई थी। फिर अचानक शोर की आवाज आने लगी। ये शोर वही जमीन से भाप के खारिज होने वाला शोर था। अंबर ने जल्दी से कहा, वो लोग जा रहे हैं। मारिया को उन्होंने गार के बाहर भेजकर आंखों देखा हाल बयान करने को कहा। उसने गार के दरवाजे पर खड़े होकर जनूब की जानिब नजरें उठाई और कहा, ये एक सफेद चांदी जैसी बहुत बड़ी तश्तरी सुर्ख और नीली रोशनी खारिज करती दरख्तों को ऊपर से उठ रही है।
अंबर ने आवाज दी, मारिया जमीन पर बैठ जाओ, झाड़ियों में छुप जाओ, हो सकता है कि उनके पास कोई ऐसा आला हो जिसकी मदद से तुम्हें देख लें। मारिया जल्दी से झाड़ियों की ओट में हो गई। उड़न तश्तरी का शोर आसमान की तरफ बुलंद हो गया और फिर उन्होंने भी गार से बाहर निकलकर देखा कि उड़न तश्तरी बड़ी तेजी से नीले आसमान में ऊपर की जानिब चली जा रही थी। देखते ही देखते वो सफेद गुंबद नजर आने लगी और फिर नजरों से गायब हो गई। मैदान साफ पाते ही वो भागकर अपने जहाज की तरफ आए, मगर वहां सिवाय जले हुए तख्तों के और कुछ भी नहीं था, जिन्हें समंदर की मौजों ने उठाकर साहिल की रेत पर फेंक दिया था। कमबख्तों ने अपनी तेज शुआओं से ऐसी आग लगाई कि जहाज चंद लम्हों में जलकर गर्क हो गया था। सिवाय उन जले बुझे तख्तों के उनका कुछ बाकी न बचा था। खाने पीने की तमाम चीजें और कुछ पहनने के जो कपड़े थे वो भी जहाज के साथ ही जलकर राख हो गए थे। उन्हें जहाज के जल जाने का बड़ा अफसोस था, लेकिन अब उन्हें अफसोस करने से कुछ भी हासिल न था, क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका। अंबर खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि वो नाग और मारिया को जहाज से भगाकर गार में ले आया था, नहीं तो वो जरूर जहाज के साथ ही जलकर राख हो जाते। ये आग इस कदर अचानक लगी और देखते ही देखते उसने जहाज को तबाह कर दिया था कि उसमें से किसी का बचकर निकलना बड़ा मुश्किल था। मारिया बोली, हम इन लोगों से अपने जहाज की बर्बादी का बदला जरूर लेंगे। नाग कहने लगा, मैं इन उड़न तश्तरी वालों में से किसी एक को भी जिंदा ना छोड़ूंगा। अंबर खामोश था, क्योंकि उसने उन लोगों को अपनी शुआओं वाली बंदूक से हमला करते देखा था। उसने उन लोगों की शक्लों को भी अच्छी तरह देखा था। वो जानता था कि मामला बड़े खौफनाक दुश्मन से है और वो आसानी से काबू आने वाले नहीं। अगर नाग सांप बनकर उनको काट भी ले तो हो सकता है वो ना मरे। अंबर के जहन में कदीम मिस्र के कहानों और साइंसदानों का इल्म भी मौजूद था। उसे मालूम था कि इस दुनिया के इंसान के खून पर जहर का इसलिए असर होता है कि उसके खून में सुर्ख ज़र्रात होते हैं जिनको जहर तबाह कर देता है। लेकिन उड़न तश्तरी वाले इस जमीन से ताल्लुक नहीं रखते। हमारा खून इसलिए सुर्ख है कि हमारे अंदर लोहे का अंसर है। हो सकता है उड़न तश्तरी वाले जिस सितारे के जमीन से आए हों वहां लोहा बिल्कुल ही ना हो और उनके खून में किसी और धात का अंसर हो। यही वजह थी कि उनके जिस्म सुर्ख नहीं बल्कि सफेद थे। हो सकता है कि उनके जिस्म के लिए हमारे सांप का जहर बेअसर हो। अभी उन्हें कुछ मालूम नहीं था कि उनको कौन सी शय उन पर असर डालती है और कौन सी शय बुरा असर डालती है, कौन सी अच्छा। इतना वो जरूर जानता था कि ऑक्सीजन उन्हें नुकसान नहीं देती, क्योंकि उन्होंने अपने चेहरों पर कोई गैस मास्क भी नहीं पहन रखा था। चुनाचे अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है कि हमें इस किस्म की बातें सोचने के बजाय ये सोचना चाहिए कि यहाँ से फरार होने की क्या सूरत हो सकती है। मारिया ने गुस्से से कहा, हम उन लोगों को मजा चखाए बगैर यहाँ से हरगिज नहीं जाएंगे। नाग ने कहा, हम उनसे ज्यादती का बदला जरूर लेंगे। मारिया ठीक कहती है। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, भाई तुम ठीक कहते हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे लिए यही मुनासिब है कि जितनी जल्दी हो सके इस जजीरे से निकल जाएं। मारिया तुनक कर बोली, अंबर भाई आप इस कदर डरते क्यों हैं उनसे? आखिर वो हमें खा तो नहीं जाएंगे, वो हमसे ज्यादा ताकतवर तो नहीं। अंबर ने कहा, मारिया मैं डरता नहीं हूं, लेकिन यकीन करो कि मुझे सूरत हाल की संगीनी का एहसास है। मैं समझता हूं कि अगर हम लोगों ने मुकाबले की तैयारियां शुरू कर दी तो शायद हमें ज्यादा नुकसान पहुंचे। इसी किस्म की बातें करते वो जजीरे के अंदर चले गए। अंबर उन्हें संगे मार का वो गोल चबूतरा दिखाने ले गया जहां आकर उड़न तश्तरी उतरती थी। मारिया और नाग चांदी के गोलों को बड़े गौर से देखने लगे जो चांदी की सुलाखों पर लगे हुए थे। अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है हमें वापस चलना चाहिए, यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरे का बायस हो सकता है। जाने क्यों जैसे अंबर ने कोई खतरे की बू सूंघ ली थी। मारिया और नाग जिद कर रहे थे कि वो वहां रुककर तहकीक करेंगे। हो सकता है कि उन लोगों ने वहां कोई खुफिया ठिकाना बना रखा हो। अंबर वापस चलने पर इसरार कर रहा था। आखिर वो उन्हें लेकर गार में गया। उनका खजाना पत्थरों के नीचे वैसे का वैसा ही पड़ा था। अंबर अब सिर्फ एक ही बात सोच रहा था कि जजीरे से कैसे निकला जाए। उनके पास कोई जहाज या कश्ती नहीं थी। जाहिर है उन्हें कश्ती तैयार करनी थी। ये काम दरख्त काट कर हो सकता था और उनके पास दरख्त काटने के लिए कोई औजार न था और समंदर के किनारे जले हुए तख्ते उनके काम नहीं आ सकते थे। दोपहर को उन्होंने दरख्तों से तोड़कर कुछ फल खाए, तालाब का पानी पिया और एक बार फिर इसी मसले पर गौर करने लगे कि वहां से फरार किस तरह से हुआ जाए। शाम को अंबर जंगल में गया और कुछ फल तोड़कर ले आया। हल्की हल्की खुनकी हो गई थी। वो गार में दुबक कर बैठ गए और बातें करने लगे। अंबर को मालूम था कि मारिया जरा तेज तबीयत की लड़की है, हो सकता है ये कोई गैर जिम्मेदारी की हरकत कर बैठे, इसलिए वो उसे समझाने लगा कि उनका जजीरे से निकल जाना ही मुनासिब रहेगा। मारिया हूं हां से जवाब देती रही। यूं बातें करते करते अंबर को नींद आ गई और वो सो गया। कुछ देर नाग और मारिया बातें करते और उड़न तश्तरी वालों के बारे में गौर करते रहे और फिर नाग भी सो गया। मारिया को नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। जो शय उसे उड़न तश्तरी वालों के चबूतरे की तरफ दोबारा ले जा रही थी वो उसका शौक भी था, एहसास इंतकाम भी था और सबसे ज्यादा ये ख्याल था कि उसे कोई देख ना सकेगा। अब जो उसने देखा कि नाग और अंबर खराटे ले रहे हैं तो उसका शौक चमक उठा। सोचने लगी कि चलकर मालूम करना चाहिए कि जहां संगे मरमर का चबूतरा है वहां कुछ और तो नहीं है।
क्योंकि अंबर उन्हें बहुत जल्द वहां से वापस ले आया था। मारिया बड़े इत्मीनान से उठी और गार से बाहर निकल गई। मशरिक की तरफ वाले दरख्तों से चांद आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा था, जिसकी वजह से जजीरे पर बड़ी पुरस्कार सी जर्द रंग की रोशनी का गुबार फैल रहा था। अजीब बात यह थी कि किसी दरख्त पर कोई परिंदा, यहाँ तक कि उल्लू तक नहीं बोल रहा था, जो ऐसे वीरान जंगलों में रातों को जरूर बोला करता है। सिर्फ समंदर की जानिब से लहरों की हल्के हल्के शोर की आवाज आ रही थी। मारिया ने भी बड़े बड़े भयानक जंगल, सहरा और जजीरे देखे थे और रातों को डाकुओं और बनमानसों से मुकाबला किया था। डर तो उसकी खाल में बिल्कुल नहीं था। वो बड़े आराम से दरख्तों के नीचे से होती हुई संगे मरमर के चबूतरे के करीब आ गई। चांद अब दरख्तों से ऊपर उठाया था और संगे मरमर का चबूतरा उसकी रोशनी में खुद एक सफेद चांद लग रहा था, जो जमीन पर पड़ा हो। उसके इर्द गिर्द लगे हुए चांदी के गोले भी चमक रहे थे। मारिया उन गोलों को हाथ लगा लगा कर देखने लगी। वो ठंडे थे और सख्त जैसे पत्थर। मारिया की बेखौफी की एक बड़ी वजह यह भी थी कि उसको मालूम था कि कोई उसे देख नहीं सकता था और वो सबको देख रही थी। उसने चबूतरे पर आकर टहलना शुरू कर दिया। टहलते टहलते वो चांदी के गोले के करीब गई तो उसे महसूस हुआ कि उसका रंग दूसरे गोलों के मुकाबले में कुछ कुछ सुर्खी माइल है। मारिया ने करीब जाकर उसे हाथ लगाया तो उसे अपने हाथ के अंदर कुछ लहरें सी जाती महसूस हुई। बड़ी हैरान हुई कि ये क्या राज है। उसने गोले को जरा सा घुमाया तो वो बाएं जानिब को सिल अपने आप अपनी जगह से खिसक गई। मारिया ने झुक कर नीचे देखा। नीचे संगे मरमर की सीढ़ियां जा रही थी और नीचे से रोशनी आ रही थी। मारिया बिला खौफो खतर सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई। यहाँ आकर क्या देखती है कि एक बड़ा कमरा है, जिसकी छत पर गोल गोल चांद से चमक रहे हैं और रोशनी ही रोशनी है। दीवार के साथ साथ शीशे के अलमारियों में लगी मशीनें सी हैं, जिनमें सुर्ख और सफेद से लट्टू घूम रहे हैं। मारिया साथ वाले कमरे में आ गई। यहाँ फर्श पर संगे मरमर के कितने ही चबूतरे दीवार के साथ साथ बने थे। मारिया उनके करीब गई तो पहली बार खौफजदा हो गई। उन चबूतरों पर इंसानों की लाशें पड़ी थी। ये इंसान वहशी मालूम होते थे। साफ लगता था कि उसी जजीरे के रहने वाले थे, जिन्हें इन उड़न तश्तरियों वालों ने पकड़कर हलाक कर दिया और अब उन पर कोई तजर्बा कर रहे थे। अब मारिया को महसूस हुआ कि वो खतरनाक जगह पर आ गई है। वो बाहर निकलने के लिए पलटी ही थी कि क्या देखती है कि उसके सामने दो आदमी खड़े हैं। उनके सरों पर सींग थे, जिस्म सफेद और चमक रहे थे जैसे चांदी के बने हों, और सर अनार जैसे थे, जिनके वस्त में माथे पर एक सुर्ख आंख चमक रही थी। मारिया बड़े आराम से दूसरी तरफ से होकर गुजरने लगी। उसका ख्याल था कि उसे कोई नहीं देख रहा, लेकिन ये उसका वहम था। उड़न तश्तरी वालों की आंख मारिया के जिस्म के खाके को साफ देख रही थी। उन्होंने आगे बढ़कर मारिया को पकड़ लिया। उनके हाथ लगाने से मारिया को यूं महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म के अंदर हल्की हल्की लहरें सरायत कर रही हैं। उस पर बेहोशी सी तारी होने लगी। एक आदमी ने उसे उठाकर कंधे पर डाल दिया और एक तंग से कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। उन अजीबुल खलकत इंसानों ने आपस में बात भी की, मगर उनकी जुबान अनोखी, आवाज तेज और अल्फाज ऐसे थे जो मारिया की समझ से बाहर थे। मारिया पर वैसे ही बेहोशी का आलम तारी था। दरवाजे की दीवार उनके जाते ही अपने आप बंद हो गई। अब जरा उधर की सुनिए। सुबह हो गई तो नाग और अंबर की आंख खुली। उन्होंने देखा कि मारिया वहां नहीं है तो सोचा कि शायद वो जंगल में टहलने गई होगी, लेकिन जब काफी देर गुजरने पर भी वो ना आई तो वो दोनों परेशान हो गए। उठकर गार से बाहर आए और मारिया को तलाश करने लगे। उन्होंने जजीरे का सारा जंगल छान मारा, लेकिन मारिया का कुछ पता न चला। वो संगे मरमर के चबूतरे पर भी आए, यहाँ भी कुछ नहीं था। उन्होंने मारिया को जगह जगह आवाजें दी, मारिया मारिया, लेकिन जंगल में हर बार उनकी आवाज गूंज कर रह जाती। आखिर वो थक हार कर अपनी जगह बैठ गए और सोचने लगे कि मारिया कहाँ जा सकती है। नाग ने कहा, वो उड़न तश्तरी वालों की बातें कर रही थी, जरूर उनकी तलाश में निकली है और किसी मुसीबत में फंस गई है। अंबर परेशान था, कहने लगा, लेकिन वो लोग तो यहाँ कहीं भी नहीं है, फिर वो कहाँ जा सकती है? उनकी तश्तरी भी जा चुकी है। देखो, हमारी इस बहन ने हमें कितनी परेशानी में डाल दिया है। खुदा जाने अब वो कहाँ जाकर किसी मुसीबत में फंस गई हो। जाहिर वो इसी जजीरे पर है, लेकिन किसी खुफिया जगह पर होगी जो इस वक्त तक हमारी आवाज भी नहीं पहुंच सकती। वगरना ये जजीरा इतना बड़ा नहीं है और हमने सारे का सारा जजीरा छान मारा है। कोई जगह ऐसी नहीं जहां हमने उसे आवाज ना दी हो। नाग के चेहरे पर भी तशवीश के आसार थे कि न जाने मारिया एकदम से कहाँ जाकर गुम हो गई है। ऐसी बात भी नहीं थी कि रातों रात कोई बहरी जहाज आया हो और मारिया को उठाकर ले गया हो। अव्वल तो मारिया किसी को नजर ही नहीं आ सकती, और अगर फर्ज कर लिया जाए कि कोई उससे टकर जाता और उसे पकड़ भी लेता तो वो मदद के लिए पुकार सकती थी, बल्कि जो उससे टकराता वो उसे भूत समझकर सर से पांव रखकर भाग जाता। उसे जमीन भी नहीं निगल सकती, आसमान भी नहीं उठा सकता। फिर वो कहाँ गायब हो गई? मारिया को तलाश करते करते शाम हो गई। थक हार कर अंबर और नाग अपने गार में आकर बैठ गए। दरख्तों से तोड़कर थोड़ा बहुत फल खाया और पानी पीकर फिर मारिया के बारे में गुफ्तगू करने लगे। अंबर को यकीन हो गया था कि उसे उड़न तश्तरी वालों ने किसी जगह गुम कर दिया है, और ये कि अगरचे उन लोगों की उड़न तश्तरी जजीरे में नहीं है, लेकिन उनके आदमी किसी न किसी जमीन दोज कमी गांव में जरूर छुपे हुए हैं। जहां बेख्याली में मारिया पहुंच गई और उन आदमियों के हत्थे चढ़ गई। नाग कहने लगा, लेकिन उसे तो कोई इंसानी आंख देख नहीं सकती। अंबर ने कहा, नाग तुम भूल गए हो कि उड़न तश्तरी वाले किसी दूसरे सितारे से ताल्लुक रखते हैं और वो हमारी तरह इंसान नहीं है।
हो सकता है उनकी आंखें गैबी इंसान को देखने की ताकत रखती हों। मैंने कदीम मिस्र में एक बुजुर्ग कहान से सुना था कि इंसान के जिस्म से हर वक्त एक किस्म की शुआएं निकलती रहती हैं जिसे कोई इंसानी आंख नहीं देख सकती। हो सकता है मारिया के जिस्म से निकलने वाली उन शुआओं को उड़न तश्तरी वालों ने देख लिया हो और उसे पकड़कर अपनी कैद में डाल लिया हो। नाग बोला, अंबर भाई, तुम्हारी बात में काफी वजन है। सवाल यह है कि उनकी खुफिया कमीगाह या तहखाने को कहाँ तलाश किया जाए। अंबर किसी गहरी सोच में गुम था। लंबा सांस भरकर उसने नाग को देखा और बोला, मैं आज रात जब अंधेरा हो जाएगा तो उस खुफिया तहखाने को तलाश करने की कोशिश करूंगा, तुम बेफिक्र रहो। नाग ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अंबर ने सबसे समझाया, मेरा ख्याल है तुम्हें उस खजाने की हिफाजत के लिए यहीं रुकना होगा। इस मुहिम के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। यूं ही बातें करते करते काफी वक्त गुजर गया और रात का अंधेरा गहरा होने लगा। फिर जजीरे पर चांद निकल आया और उसकी फीकी सी पुरस्रार रोशनी फैल गई। इतने में वही पुरस्रार शोर की आवाज फिर सुनाई दी और उन्होंने जल्दी से गार से बाहर निकलकर देखा कि आसमान से नीली और सुर्ख रोशनी फैलाती उड़न तश्तरी उतरी और जजीरे के जनूबी जंगल के अकब में गायब हो गई। अंबर ने कहा, आसमानी मखलूक फिर अपने मकान में बैठकर जमीन पर आई है। अब हमें फिर उनके वापस जाने का इंतजार करना होगा, क्योंकि उनके जाने के बाद ही हम मारिया को तलाश कर सकेंगे। नाग बोला, हमें देर नहीं करनी चाहिए अंबर, कहीं ऐसा ना हो कि वक्त हमें धोखा दे जाए और हम मारिया बहन से हाथ धो बैठें। अंबर ने कहा, फिक्र की कोई बात नहीं मेरे भाई, हमें अपनी बहन की मुसीबत का पूरा पूरा एहसास है। हम मारिया को तलाश करके ही दम लेंगे। यहाँ अंबर ने गलत फैसला किया था। उसे चाहिए था कि उसी वक्त मारिया की तलाश में निकल खड़ा होता, क्योंकि उधर मारिया को उड़न तश्तरी में सवार कराया जा रहा था ताकि उसे ऊपर अपने सितारे की सरजमीन पर ले जाकर तजर्बा किया जा सके। वो पूरी की पूरी दूसरे इंसानों की तरह दिखाई क्यों नहीं देती, सिर्फ उसके जिस्म से निकलने वाली शुआएं ही क्यों दिखाई देती हैं। मारिया तो तहखाने के छोटे से कमरे में बंद होकर रह गई थी। उसने पूरी तरह होश में आने के बाद अपने आप को बिल्कुल बेबस पाया। वो सिर्फ गायब थी, उसके अलावा उसके अंदर कोई करामाती ताकत नहीं थी। संगे मरमर की चार दीवारी ने उसे चारों तरफ से कैद कर रखा था। अचानक उसने उड़न तश्तरी के चबूतरे पर रुकने की आवाज सुनी। वो मुहतात होकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद दीवार में एक जगह रोशनी हुई और दरवाजा बन गया। चार आसमानी आदमी हाथों में शौं वाली बंदूकें लिए अंदर आए और उसे पकड़कर बड़े कमरे के वस्त में ले गए। इतने में ऊपर छत में एक सुराख हुआ और चांदी की एक सीढ़ी नीचे उतरने लगी, जो उसके बिल्कुल करीब आकर रुक गई। मारिया ने ऊपर उड़न तश्तरी के गोल दरवाजे की जानिब देखा, जहां सीढ़ी खत्म होती थी और उड़न तश्तरी का गोल दरवाजा शुरू होता था। वहां भी दो आसमानी आदमी हाथों में बंदूकें लिए खड़े मारिया को घूर रहे थे। उन्होंने आपस में तेज तेज लहजे और नाकाबिले फहम जुबान और बारीक आवाज में कोई बात की। उसके साथ ही एक आदमी ने मारिया को पकड़कर सीढ़ी की तरफ धकेला। अब तो मारिया समझ गई कि उसकी दुनिया की जिंदगी खत्म हो रही है। अब न जाने ये लोग उसे कौन से सितारे की जमीन पर ले जाएंगे और उसके साथ क्या सलूक करेंगे। वो भाग भी नहीं सकती थी। इतने में पीछे से किसी ने उसे बाकायदा धक्का दिया और वो सीढ़ी पर गिर पड़ी। फिर वो दो आसमानी आदमियों ने उसे पकड़कर सीढ़ी पर खड़ा किया। खुद भी उस पर खड़े हो गए और सीढ़ी ने आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। सीढ़ी जब आसमानी आदमियों और मारिया को लेकर ऊपर चली गई तो उड़न तश्तरी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर पहुंचकर मारिया ने अपने आप को एक वसी और कुशादा गोल कमरे में पाया। दीवार के साथ साथ बेशुमार गोल गोल ऐसे आलात लगे थे जिनके अंदर सुर्ख और नीली सुइयां हौले हौले गर्दिश कर रही थी। वस्त में एक स्याह रंग की बहुत ही अजीब सी कुर्सी पड़ी थी। सामने एक संगमरमर की मेज जिस पर एक सोने के रंग का चौकोर संदूक पड़ा था, जिसमें हीरे जवाहरात और नगीने चमक रहे थे। आसमानी मखलूक मारिया को उस कमरे से भी निकालकर एक दूसरे कमरे में ले गई। ये एक गोल सा कमरा था जो कदरे छोटा और पुरसुकून था, यानी यहाँ किसी किस्म की कोई आवाज नहीं आ रही थी। कोने में दीवार के साथ एक बिस्तर लगा था। सफेद चादर, सफेद तकिया और करीब ही एक चांदी की तश्तरी जैसी तपाई रखी थी, जिस पर गिलास और सुराही पड़ी थी। आसमानी मखलूक मारिया को उस कमरे में छोड़कर चली गई। थोड़ी देर बाद मारिया ने बहुत सी मशीनों के साथ चलने की गिड़गिड़ाहट सी सुनी। फिर यह गिड़गिड़ाहट एक जैसे हल्के हल्के शोर में तब्दील हो गई, जैसे करीब ही कहीं शहद की मक्खी चक्कर लगा रही हो। उसके साथ ही कमरे के फर्श को एक धचका सा लगा और मारिया को महसूस हुआ कि उड़न तश्तरी जमीन से ऊपर उठ रही है। उसकी नजर दीवार पर लगे एक चौकोर शीशे पर पड़ी तो क्या देखती है कि वहां जमीन की सारी तस्वीर दिखाई दे रही है, यानी जजीरा और समंदर का किनारा और दरख्त और टीले सब कुछ नीचे की तरफ जाता दिखाई दे रहा था। मारिया उठकर शीशे के पास खड़ी हो गई और गौर से जमीन दूर होने का मंजर देखने लगी। ऐसा मंजर उसने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। चांदनी रात में जजीरे के दरख्त और समंदर की लहरें सब नजरों से दूर होती जा रही थी। मारिया पर एक खौफ सा तारी हो गया। न जाने ये आसमानी मखलूक उसे कहाँ ले जा रही थी। जजीरा उससे दूर होता जा रहा था, जमीन उससे दूर होती जा रही थी, नाग और अंबर उससे दूर होते जा रहे थे। खुदा जाने अब उनसे फिर कब और किन हालात में मिलना होगा। मारिया का खौफ और दहशत से सर चकराने लगा। वो नींद बेहोशी से होकर बिस्तर पर गिर पड़ी और उसने आंखें बंद कर लीं। उधर नाग और अंबर की भी सुने। उन्होंने जब अचानक उड़न तश्तरी के शोर की आवाज सुनी तो परेशान से हो गए। नाग ने कहा, कहीं आसमानी मखलूक मारिया को अगवा करके अपने साथ न ले जा रही हो।
अंबर भी सोच में पड़ गया क्योंकि ऐसा हो सकता था, लेकिन एक ख्याल बार बार उनके एहसास को जुटला रहा था कि मारिया किसी को दिखाई नहीं दे सकती थी। काश वो एक लम्हे के लिए सोच लेते कि आसमानी मखलूक ने मारिया को देख लिया था। आसमानी मखलूक मारिया के जिस्म से निकलने वाली शुआओं को देखकर उसके खाके को देख सकती थी। अंबर ने कहा, मारिया नजर नहीं आती, इसलिए आसमानी मखलूक उसे कभी नहीं अगवा कर सकती। इतने में उन्होंने देखा कि जंगल के जनूबी दरख्तों में से उड़न तश्तरी आसमान की तरफ बुलंद हुई। आसमान पर सुर्ख और नीली रोशनी फैल गई और फिर ये रोशनी दूर होते होते एक सितारा बनकर रह गई और फिर ये सितारा भी आसमान की वसअतों में गायब हो गया। दिन चढ़ा तो नाक और अंबर ने मारिया की तलाश का काम फिर से शुरू कर दिया, मगर नतीजा वही डाक के 3 पात, यानी मारिया कहीं नजर न आई। सारा दिन मारिया को तलाश करते करते गुजर गया। शाम हो गई, फिर रात का अंधेरा छा गया और यूं रात भी गुजर गई। इसी तरह 4 रोज गुजर गए। चौथी रात को नाग ने सोचा कि संगे मरमर के चबूतरे के पास चलकर गौर से देखना चाहिए कि वहां कहीं मारिया ने कोई निशानी तो नहीं छोड़ रखी। हालांकि दिन में वो कई बार उधर से गुजरा था, मगर रात को यूं ही एक ख्याल उसके दिमाग में बैठ गया कि चलकर एक बार फिर देखूं। हम यूं भी कह सकते हैं कि किस्मत ने उसके साथ भी अपना खेल खेलना था। अंबर गहरी नींद सो रहा था। नाग चुपके से उठा और जजीरे के उस हिस्से की जानिब आ गया जहां संगे मरमर का चबूतरा, या यूं कह लीजिए कि उड़न तश्तरियों का लॉन्चिंग पैड बना था। सितारों की रोशनी में संगे मरमर का गोल चबूतरा साफ नजर आ रहा था। नाग उसके करीबी दरख्त से टेक लगाकर खड़ा उसके गौर से देखता रहा। उसका दिल कह रहा था कि मारिया उस जगह से अगवा की गई है। चबूतरे पर आकर उसने झुककर बड़े गौर से एक एक शय को देखना शुरू कर दिया। देखते देखते वो चांदी के गोलों पर भी आ गया। एक गोले को उसने देखा कि उसमें से बहुत मध्यम मध्यम सी सफेद शुआएं निकल रही हैं। उसने गोले पर हाथ रखकर उसे जरा सा दबाया ही था कि चबूतरे की एक जानिब से हल्के से शोर के साथ पत्थर की सिल परे हट गई। नाग दम बद खुद होकर रह गया। उसे खुशी भी बहुत हुई, जैसे मारिया के अगवा का सुराग मिल गया हो। जहां से पत्थर की सिल हटी थी वहां जमीन के अंदर से हल्की हल्की रोशनी बाहर निकल रही थी। नाग आगे बढ़ा ही था कि उसे खतरे का एहसास हुआ। उसने सोचा उसे इंसानी रूप में हरगिज अंदर नहीं जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो किसी मुसीबत में फंस जाए। दरख्त के करीब आकर नाग ने जोर से सांस भरा और जब फनकार मारकर सांस छोड़ा तो वो सफेद रंग का एक खूबसूरत सांप बन गया। नाग ने आगे की जानिब रेंगना शुरू कर दिया। रेंगते रेंगते वो सीढ़ियों से नीचे उतर गया। मुसीबत ये थी कि सांप के रूप में वो ज्यादा अच्छी तरह से अंदर की चीजों को ना तो देख सकता था और ना ही समझ सकता था। सांप की आंखों से उसने देखा तो उसे वहां एक शानदार हाल कमरा नजर आया, जिसमें दीवारों के साथ गोल गोल अलमारियां सी लगी थी, जिनमें अजीबो गरीब किस्म के आलात रखे थे। वो फर्श पर रेंगता हुआ दीवार के पास आ गया। उसे कमरे में एक जानिब दरवाजा सा खुलता नजर आया। वो ठिठक गया। क्या देखता है कि दरवाजे में 2 आसमानी आदमी नमदार हुए। उनके जिस्म दुबले पतले थे और सफेद चांदी की तरह चमक रहे थे। हर एक के सर के बीच में से सींग निकला हुआ था। माथे पर एक आंख थी जो सुर्ख थी। उनके सर अनारों की तरह थे। हाथों में सफेद चांदी जैसा एक छोटा सा हथियार था। उसे अंबर की बातें याद आने लगीं। जरूर यही वो मोहलिक हथियार था जिसमें से ये लोग शुआ फेंक कर इंसान को हलाक कर देते थे। नाग वहीं अपनी जगह पर खामोश फर्श पर लेटा रहा। नाग ने महसूस किया कि आसमानी लोग उसी की तरफ देख रहे हैं। फिर वो आगे बढ़ा और उन्होंने शुआ बंदूक का रुख सांप की तरफ कर दिया। नाग को एहसास हुआ कि वो फंस गया है, क्योंकि मौत की शुआ से वो सांप बनकर भी नहीं बच सकता था। इससे पहले कि आसमानी मखलूक की बंदूक से शुआएं निकलकर नाग को भस्म कर देती, उसने जोर से फुनकार मारी और इंसान की शक्ल में उनके सामने आ गया। आसमानी मखलूक डर कर एक एक कदम पीछे हट गए। उन्होंने अपनी जिंदगी में आज तक किसी सांप को इंसान की शक्ल इख्तियार करते नहीं देखा था। ये एक हैरान कर देने वाली बात थी जो उनकी आंखों के सामने हुई थी। उन्होंने एक दूसरे की जानिब ताज्जुब से देखा और फिर तेज तेज आवाज में कुछ बातें की। नाग ने उनसे कहा, मैं अपनी बहन मारिया की तलाश में यहाँ आया हूँ। आसमानी मखलूक ने आगे बढ़कर नाग को पकड़ लिया। नाग ने महसूस किया कि उसके जिस्म में हल्की हल्की शुआएं सरायत कर रही हैं। उस पर बेहोशी सी तारी होने लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। गिरते ही वो बेहोश हो गया। आसमानी मखलूक ने उसे उठाया और दूसरे कमरे में ले जाकर शीशे के बने हुए एक ऊंचे लंबे ताबूत में बंद कर दिया, ताकि अगर ये फिर से सांप भी बन जाए तो ताबूत से बाहर न निकल सके। ताबूत में इतनी ऑक्सीजन मौजूद थी कि एक जमीनी इंसान उसमें कम से कम 1 महीने तक जिंदा रह सकता था। उस रात अंबर को भी बड़ी गहरी नींद आई, शायद इसलिए कि वो जजीरे में दिन भर की दरबदरी के बाद थक गया था। सुबह उठकर देखा कि नाग भी गायब है। उसने सोचा शायद जंगल में सैर वगैरह करने निकल गया हो। गार से निकलकर जजीरे में उसकी तलाश शुरू कर दी। दोपहर तक उसे तलाश करता रहा। उसे जगह जगह आवाजें भी दी, मगर नाग वहां होता तो जवाब भी देता। उसका कहीं जजीरे पर नामो निशान तक न था। थक हार कर अपने गार में आकर बैठा रहा। सोच में पड़ गया कि उसके साथ क्या हो रहा है। पहले मारिया गायब हो गई और अब नाग भी गायब हो गया। आखिर ये लोग कहाँ और कैसे गुम हो गए? अगर आसमानी मखलूक ने उन्हें अगवा किया है तो फिर अंबर को क्यों छोड़ दिया? लेकिन आसमानी मखलूक तो वहां कहीं भी नहीं थी। उनकी उड़न तश्तरी जमीन से जा चुकी थी। क्या वो पीछे कुछ लोग छोड़ गए थे? अगर ऐसी बात थी तो वो लोग कहाँ थे?
अंबर को तो आसमानी मखलूक सिर्फ उसी वक्त मिली थी जबकि उनकी तश्तरी जजीरे पर मौजूद थी। यही सोच सोचकर अंबर का दिमाग खोलने लगा। वो उठकर समंदर के किनारे आया, मुंह हाथ धोकर दरख्तों पर से कुछ फल तोड़कर खाए, तालाब का ठंडा पानी पिया और समंदर के किनारे किनारे ठंडी रेत पर नंगे पांव सैर करने और सोचने लगा कि नाग और मारिया को अब कहाँ तलाश किया जाए। अचानक जो उसकी निगाह समंदर की तरफ गई तो क्या देखता है कि एक बादवानी जहाज दूर से जजीरे की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। अंबर तो उसी जगह दम बखुद सा होकर खड़ा हो गया। ये जहाज किसका हो सकता है और उधर क्या करने आ रहा है? ये जजीरा कोई तिजारती शहरा पर वाक़या नहीं था और ना ही ये आबाद था। कहीं ये बहरी डाकुओं का जहाज तो नहीं? इस ख्याल के साथ ही अंबर को अपने खजाने का ख्याल आ गया, मगर वो तो बिल्कुल महफूज था। उसके अलावा अगर ये सारे डाकू भी अंबर पर टूट पड़े तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, बल्कि उल्टा उसके हाथों एक एक करके मौत की आगोश में पहुंच सकते थे। बहरहाल वो एक टीले की ओट में हो गया। वो उन जहाज वालों पर अपना आप यूं ही जाहिर नहीं करना चाहता था। वो पहले ये मालूम करना चाहता था कि ये लोग कौन हैं और इस बेआबाद जजीरे पर क्या करने आ रहे हैं। जहाज करीब से करीब तर हो रहा था। अंबर टीले के ऊपर एक ऐसी जगह पर आकर ओट में होकर बैठ गया जहां से उसे साहिल समंदर का मंजर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। जहाज ने किनारे पर आकर बादबान लपेट दिया और लंगर डाल दिया। अब तो अंबर ने एक ही पल में उन लोगों को सर पर बंधे हुए सुर्ख रुमालों, कानों के बालों और वहशी चेहरों और ऊंची ऊंची आवाज वाली फजूल बातों से साफ पहचान लिया कि ये सारे के सारे जराइम पेशा अफराद बहरी डाकू हैं। उस जमाने में यानी आज से 1000 बरस पहले बहरी डाकू आम हुआ करते थे। ये अपने जहाजों में खुले समंदरों में फिर कर तिजारती जहाजों पर डाके डाला करते थे। जिस जहाज ये डाका डालते उसका सारा माल असबाब लूट कर अपने यहाँ जमा कर लेते, जहाज को आग लगा देते और सारे मुसाफिरों को हिलाक करके समंदर में फेंक देते। ये बड़े ही संगदिल और जालिम लोग होते थे, किसी पर रहम नहीं करते थे, बल्कि रहमदिली तो उनके करीब से भी नहीं गुजरी थी। अंबर अपनी 4-5 हज़ार साल जिंदगी में उस किस्म के कई बहरी डाकुओं से मुकाबला कर चुका था और उन्हें हलाक कर चुका था। वो टीले की ओट में पत्थरों पर बैठा बड़े सुकून के साथ बहरी डाकुओं को जहाज पर से एक बड़ी कश्ती समंदर में उतारते देख रहा था। यह कश्ती काफी बड़ी थी। जब यह समंदर में रुक गई तो रस्सों की मदद से डाकू उसमें कूद गए। उनके पास चमकदार खंजर थे और वो एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। जहाज के अरशे पर उनका कप्तान खड़ा था। उसने सर पर स्याह रुमाल बांध रखा था और कानों में सफेद असली मोती चमक रहे थे। उसके हाथ में नंगी तलवार थी। डाकुओं की कश्ती के बाद एक और कश्ती समंदर में उतारी गई। उस कश्ती में स्याह रंग का एक गोल संदूक रखा गया और उसके बाद कप्तान भी चंद डाकुओं के साथ उसमें उतरकर बैठ गया। अंबर फौरन समझ गया कि ये लोग जजीरे में किसी महफूज जगह पर अपना खजाना जमा करने आ रहे हैं। बहरी डाकुओं का यह दस्तूर हुआ करता था कि जब उनके पास लूट मार का बहुत सा खजाना जमा हो जाता था तो वो उसे संदूक में डालकर किसी गुमनाम से जजीरे पर ले जाकर दफन कर दिया करते थे। जहाज का कप्तान उस मकाम का एक नक्शा चमड़े पर बनाकर अपने पास रख लेता था। जब कभी उसे खजाने की जरूरत पड़ती तो वो उसी नक्शे की मदद से जजीरे पर आकर अपना खजाना वापस निकाल लेता था। अक्सर ऐसा भी होता था कि कप्तान उन तमाम लोगों को मौत के घाट उतार देता जिनको मालूम होता था कि खजाना जजीरे में किसी जगह दफन है, बल्कि कप्तान उन लोगों को भी उसी गड्ढे में खजाने के साथ ही दफन कर दिया करता। डाकुओं की दोनों कश्तियां साहिल पर आकर रुक गईं। उन्होंने कश्तियों पर रेत को खींच लिया और कप्तान के हुक्म का इंतजार करने लगे। डाकू बड़े खुश थे और जजीरे के दरख्तों की तरफ देख देख कर कहकहे लगा रहे थे और मुंह से जानवरों की आवाजें निकाल रहे थे। कप्तान ने अपना तलवार वाला हाथ फिजा में बुलंद किया। सारे डाकू खामोश हो गए। 2 डाकुओं ने खजाने का संदूक अपने कंधों पर उठाया और कप्तान के साथ एक तरफ चल पड़े। मालूम होता था कि कप्तान इससे पहले भी जजीरे पर आ चुका था। वो यूं चल रहा था जैसे ये रास्ते उसके जाने पहचाने हों। एक जगह दरख्तों के झुंड में वो रुक गया। उसने तलवार से इशारा किया। डाकू ने खजाने का संदूक जमीन पर रख दिया और बेलचों से जमीन खोदनी शुरू कर दी। देखते ही देखते वहां पर एक गहरा गड्ढा बन गया। अंबर टीकरी पर दरख्तों की ओट में छुपा हुआ ये सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहा था। सामने आकर उनसे ख्वामखा लड़ाई झगड़ा मोल लेने की उसे कोई जरूरत नहीं थी। उसे उनके खजाने से भी कोई सरोकार नहीं था, क्योंकि उसका अपना खजाना उसके लिए एक मुसीबत बना हुआ था। कप्तान ने खजाने को जमीन में उतरवाकर ऊपर से गड़ा मिट्टी से भरवा दिया। फिर उसने खुद उस जगह पर एक बड़ा सा पत्थर उठाकर रख दिया और अपने सीने पर बंधे हुए थैले में से चमड़े का एक नक्शा निकालकर उस पर खंजर से चंद आड़ी तिरछी लकीरें डाल दी। डाकुओं ने कप्तान की जिंदगी और सेहत के लिए खुशी से नारे लगाए। उनके शोर से दरख्तों पर बैठे परिंदे डर के मारे उड़ गए। अब उन्होंने वहां आग जला ली। जहाज पर से दूसरे डाकू भी कश्ती में बैठकर वहां गए और उन्होंने आग पर सालिम बकरे भूनने शुरू कर दिए। वो हंस हंस कर एक दूसरे से मजाक कर रहे थे, एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे और रेत पर कलाबाजियां लगा रहे थे। अंबर खामोश टिकरी पर झाड़ियों के पास बैठा यह सारा तमाशा देख रहा था। उसका दिल मारिया और नाग से बिछड़ जाने पर बड़ा उदास था और वो यही सोच रहा था कि उन्हें किस जगह तलाश किया जाए। अगर वो जजीरे पर उसके साथ मौजूद होते तो बड़ी आसानी से बहरी डाकुओं के इस जहाज पर कब्जा किया जा सकता था। फिर वो बड़े इत्मीनान से अपना खजाना भी साथ लेकर उस जजीरे को अलविदा कह सकते थे। लेकिन अब अंबर वहां से कैसे जा सकता था?
وہ اس جزیرے پر رہ کر پوری تفتیش کرنا چاہتا تھا کہ ناگ اور ماریا کہاں غائب ہو گئے اور کون لوگ اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ امبر ٹیکری سے نیچے اتر آیا۔ اسے دور سمندر کے کنارے پر سے بحری ڈاکوؤں کے شور و غل اور کہکہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ دل ہی دل میں ناگ اور ماریا کا خیال لیے بوجھل قدموں سے چلتا ہوا اپنے غار میں آ کر بیٹھ گیا۔ ایک بار اس کے ذہن میں خیال آیا کہ وہ کیوں نہ ڈاکوؤں کے جہاز پر قبضہ کر لے، تاکہ جب ماریا اور ناگ اسے مل جائیں تو وہ اس میں سوار ہو کر جزیرے سے نکل جائیں۔ لیکن سوال یہ تھا کہ کیا خبر ماریا اور ناگ کہاں ہیں اور وہ اسے کب اور کن حالات میں ملیں گے۔ یوں ہی ڈاکوؤں سے مقابلہ کر کے انہیں ہلاک کر کے وہ جہاز کو لے کر کیا کرے گا؟ جب ناگ اور ماریا مل جائیں گے تو پھر وہاں سے نکلنے کا بندوبست بھی کسی نہ کسی طرح سے ہو ہی جائے گا۔ شام کو امبر نے غار میں رکھے ہوئے کچھ پھل کھائے، پانی پیا اور لیٹ گیا۔ وہ اپنے فیصلہ کن مہم کل صبح سے شروع کرنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر سوچتے رہنے کے بعد اس کو نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ اب کیا ہوا کہ رات ذرا گہری ہو گئی تو آسمان پر ایک جانب سے نیلی اور سرخ روشنی نمودار ہوئی۔ اس وقت کچھ ڈاکو ریت پر سیدھے لیٹے سو رہے تھے۔ کچھ ڈاکو بھنا ہوا گوشت توڑ توڑ کر وحشیوں کی طرح کھا رہے تھے اور آپس میں ٹھٹھا مخول کر رہے تھے۔ کپتان اپنی جھونپڑی میں آرام دہ بستر پر لیٹا، سر تکیے پر رکھے، آنکھیں بند کیے کوئی پرانا سمندری گیت گنگنا رہا تھا۔ جس ڈاکو نے سب سے پہلے اس روشنی کو آسمان سے اترتے دیکھا تو پہلے تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس میں اتنی سکت نہ رہی کہ وہ اپنے دوسرے ساتھیوں کو بتا سکے کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ اتنے میں ایک اور ڈاکو نے دیکھا کہ آسمان سے ایک چمکدار گول شے عجیب شور کے ساتھ نیلی اور سرخ روشنی پھینکتی ہوئی جزیرے کے جنوب کی طرف جا رہی ہے۔ اس نے شور مچا دیا۔ اب سب ڈاکو آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ اڑن تشتری کو دیکھ کر ایک بار تو کپتان بھی دنگ رہ گیا۔ وہ کشتی میں اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر کشتی سے اتر کر ساحل پر آ گیا۔ سارے ڈاکو بھاگ کر اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ ایک ڈاکو بولا، سردار یہ کیا شے جزیرے میں اتر رہی ہے؟ سردار نے کہا، یہ کوئی ستارہ ہے۔ دوسرا بولا، نہیں سردار، آسمان سے دیوتا لوگ زمین پر آ رہے ہیں۔ تیسرا ڈاکو بولا، قیامت آنے والی ہے۔ سب چیخ پڑے، قیامت، بھاگو بھاگو، قیامت آ گئی۔ ڈاکوؤں کے کپتان نے چیخ کر کہا، خاموش، رک جاؤ، بدبخت شیطانوں، مجھے کچھ سوچنے دو۔ سارے ڈاکو سہم کر رک گئے اور سردار کپتان کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اسے سوچتے ہوئے دیکھنے لگے۔ روشنی درختوں کے پیچھے جا کر چھپ گئی تھی۔ اب شور رک گیا تھا، مگر اڑن تشتری کے گنبد کے اوپر سے جو سرخ روشنی نکل رہی تھی اس نے درختوں کے اوپر آسمان کو سرخ کر دیا تھا۔ ڈاکوؤں کا کپتان بڑا خودسر اور ضدی آدمی تھا۔ اس نے حکم دے دیا کہ وہاں چل کر معلوم کیا جائے کہ یہ لوگ کون ہیں اور کیا یہ ہمارے خزانے کی تلاش میں تو نہیں آئے۔ سارے ڈاکو اس کے حکم کے مطابق خاموشی سے جدھر سے روشنی آ رہی تھی ادھر چل پڑے۔ وہ دل ہی دل میں ڈر رہے تھے، گرتے پڑتے سہمے سہمے جب وہ اس مقام پر پہنچے جہاں سنگ مرمر کا چبوترا تھا تو اڑن تشتری کو کھڑے دیکھ کر کئی ایک چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئے۔ کپتان بھی اپنی جگہ پر کھڑا اڑن تشتری میں سے نکلتی سرخ روشنی کو دیکھتا رہا۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا، لیکن ہر ایک کے ذہن میں یہی ایک سوال تھا۔ اڑن تشتری والوں نے بھی ڈاکوؤں کو دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے تو زمین پر اترتے ہوئے ڈاکوؤں کے بحری جہاز کو بھی دیکھ لیا تھا اور انہیں جزیرے پر ان لوگوں کی مداخلت بری لگی تھی۔ ادھر ایک احمق ڈاکو کے دل میں جانے کیا خیال آیا کہ اس نے زمین پر سے پتھر اٹھا کر پوری طاقت سے اڑن تشتری پر دے مارا۔ پتھر تشتری کی دیوار سے لگ کر نیچے گر پڑا۔ اس کی دیکھا دیکھی دوسرے ڈاکوؤں نے بھی اڑن تشتری پر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ اچانک اس اڑن تشتری یا خلائی جہاز کی کھڑکی کھلی اور ایک سیڑھی اپنے آپ باہر نکلی اور دروازے پر دو خلائی انسان چاندی جیسے لباس میں ملبوس ہاتھوں میں شوائی پستول لیے کھڑے نظر آئے۔ ڈاکو ایک پل کے لیے دم بخود سے ہو گئے۔ انہوں نے جب ایک ایسی مخلوق کو دیکھا جس کے سر پر سینگ نکلا تھا، ماتھے پر ایک ہی آنکھ تھی اور ٹانگیں سفید سفید چاندی جیسی تھیں، تو خوف اور دہشت کے مارے ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ کسی نے چیخ کر کہا، یہ دیوتا نہیں شیطان ہیں، انہیں ختم کر دو، اور اس کے ساتھ ہی ڈاکوؤں نے خلائی انسانوں پر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ دونوں انسان بڑے اطمینان سے خلائی جہاز کے دروازے پر کھڑے تھے۔ پتھر ان کے قدموں پر گر رہے تھے۔ وہ بڑے سکون کے ساتھ سیڑھی پر سے اتر کر ذرا آگے آگے آ گئے۔ ڈاکو ذرا پیچھے ہٹے اور انہوں نے سنگ باری شروع کر دی۔ پتھر خلائی انسانوں سے ٹکرا کر دور گر رہے تھے اور ان کو کوئی چوٹ نہیں لگ رہی تھی۔ شاید اب خلائی انسانوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ انہوں نے شوائی پستول سے فائر کر دیے۔ پستول میں سے تیز سفید شعاع نے نکل کر بیک وقت دو ڈاکوؤں کو جلا کر بھسم کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ڈاکو مر گئے۔ باقی ڈاکو جہاز کی طرف بھاگے، لیکن خلائی انسان ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ ڈاکو ابھی کشتیوں پر ہی سوار ہو رہے تھے کہ انہوں نے ان پر شعائیں پھینک دی۔ ایک دھماکہ ہوا اور دونوں کشتیوں میں آگ لگ گئی۔ کپتان نے سمندر میں چھلانگ لگا دی اور وہ اپنے جہاز پر چڑھ گیا۔ ابھی اس نے لنگر اٹھا کر بادبان کھولے ہی تھے کہ کنارے پر کھڑے دونوں خلائی انسانوں کے پستولوں سے بیک وقت مہلک شعائیں نکلیں اور جہاز سے ٹکرائیں۔ جہاز کو ایک دھماکے کے ساتھ آگ لگ گئی۔ اس دھماکے کی آواز نے امبر کو جگا دیا۔ وہ جلدی سے غار سے باہر آ گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ سمندر میں ڈاکوؤں کے جہاز میں آگ لگی ہے۔ جنوب کی طرف دیکھا تو آسمان پر سرخ روشنی ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ اڑن تشتری والوں نے جزیرے پر آ کر بحری ڈاکوؤں کے جہاز کو برباد کر دیا ہے۔ ایک طرف ہو کر وہ خاموش کھڑا جہاز کو جلتے اور غرق ہوتے دیکھتا رہا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔
थोड़ी देर बाद जहाज जल बुझकर समंदर में गर्क हो गया और जजीरे पर एक गहरा सन्नाटा छा गया। अंबर गार में आकर घास के बिस्तर पर लेट गया और सोचने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। आखिर उसने दिल में एक फैसला कर लिया और सोने की कोशिश करने लगा। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।